मंथन। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन, विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष 2025 के अंतर्गत सुनिए विश्व में भारत के बढ़ते सांस्कृतिक प्रभाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। भारत की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा पुरातन इतिहास से ही समृद्ध रही है और दुनिया भर में भारत की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा की छाप अमिट रही है। वर्तमान समय में भी भारत की इसी परंपरा, संस्कृति और विरासत की समृद्धि के संदेश को और इसकी गूंज को दुनिया भर में पहुंचाने के विभिन्न प्रयास हो रहे हैं। और अगर हम इस 2025 वर्ष की ही बात करें तो कई ऐसे प्रयास रहे हैं जिसकी बदौलत हमने देखा है कि भारत की इस समृद्ध संस्कृति की आवाज को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए कई पहल शुरू की गई, कई ऐसे आयोजन रहे जिन्होंने इस बात को दुनिया भर में रखा। और हम जब कहते हैं भारत की सॉफ्ट पावर, भारत की संस्कृति हमारी एक अलग रणनीतिक ताकत है, तो उस दृष्टि से भी भारत की ये विरासत और संस्कृति दुनिया भर में एक अलग प्रभाव रखती है। इस पूरे विषय पर आज हम कार्यक्रम में विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद कमल जी। तो सबसे पहले मूल सवाल से ही हम चर्चा को शुरू करते हैं। भारत की जो संस्कृति, धरोहर, विरासत, सभ्यता, इसकी समृद्धि किस तरह से हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है और जैसा कि मैंने अभी कहा, ये हमारी एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है। तो कैसे हम इस अपनी सॉफ्ट पावर को दुनिया भर में अपनी समृद्ध संस्कृति की बदौलत और ज्यादा उसका लाभ ले पा रहे हैं अपनी इस समृद्ध इतिहास और संस्कृति की बदौलत? कमल जी, भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ऐसी संस्कृति जिसकी जड़ें पूरी तरह जीवंत हैं, वाइब्रेंट हैं। विश्व की बहुत सी प्राचीन संस्कृतियां काल के कपाल में समा चुकी हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति लगातार पल्लवित और पुष्पित होती रही है, भविष्य में और होगी। विविधता में एकत्व हमारे सांस्कृतिक स्वरूप का मूल मंत्र है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मूल तत्व है वसुधैव कुटुंबकम की कामना। यह महोपनिषद के एक श्लोक में करीब 2300 से 2600 वर्ष पहले लिखा गया था, लेकिन ये मंत्र आज भी भारत पूरे विश्व के सामने रखता है और पूरा विश्व इसको स्वीकार करता है। वसुधैव कुटुंबकम ही नहीं, बल्कि सर्व कल्याण की भावना ही भारतीय संस्कृति में निहित है। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सहनौ भुनक्तु सहनौ भवतु, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम द्योः शांति इत्यादि, यानी ओम शांति शांति शांति। ये जो दर्शन है पूरे विश्व कल्याण, और केवल विश्व नहीं, चराचर जगत की बात नहीं है। आकाश, पृथ्वी, सब के लिए शांति की कामना करना भारतीय संस्कृति का एक विशिष्टता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत हजारों संस्कृतियों के समागम का देश है, हजारों संस्कारों के समन्वय का देश है। बिल्कुल, आपने विस्तार से भारतीय संस्कृति की जो विश्व स्तर पर प्रासंगिकता है उसको बहुत अच्छे तरीके से हमारे श्रोताओं तक पहुंचाया। आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वक्तव्य को हम सुनते हैं। अपने मन की बात कार्यक्रम में इस वर्ष यानी 2025 में भारत के जो कुछ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन रहे उसके संबंध में कहा। आइए आपको सुनवाते हैं। 2025 में आस्था, संस्कृति और भारत की अद्वितीय विरासत सब एक साथ दिखाई दी। साल के शुरुआत में प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन ने पूरी दुनिया को चकित किया। साल के अंत में अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। यही जज्बा तब भी देखने को मिला जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। मैंने आपसे आग्रह किया था कि #वंदे मातरम 150 के साथ अपने संदेश और सुझाव भेजें। देशवासियों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुछ दिन पहले ही मेरे संसदीय क्षेत्र काशी में चौथा काशी तमिल संगमम हुआ। इस साल वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान तमिल सीखने पर खास जोर दिया गया था। लर्न तमिल कराकलम। रवि पराशर जी, प्रधानमंत्री के हमने अभी वक्तव्य को सुना। इसमें सबसे पहले उन्होंने भारत की आध्यात्मिक शक्ति का जिक्र किया, जो कि हमारी संस्कृति और विरासत का एक बहुत मूल विषय है। इस वर्ष के 2 आयोजनों को अगर हम उदाहरण के तौर पर लें, जिसका प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया, एक तो महाकुंभ का आयोजन जिसमें 66 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे, गंगा स्नान किया। दूसरा, अयोध्या जी में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा। किस तरह से भारत की आध्यात्मिक ताकत दुनिया भर में और ज्यादा प्रखर हो रही है और कैसे सरकार के प्रयासों से इन आयोजनों का जो असर है, प्रभाव है, वो किस तरह से दुनिया भर में दिख रहा है।
कमल जी, आपने बताया कि 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचे। मुझे बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मैं भी उनमें से एक रहा। मैंने भी वहां पर संगम स्नान किया। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक इस वर्ष जो आयोजित हुआ था महाकुंभ, अनुमान ये था, जो इंतजाम किए गए थे, जो व्यवस्थाएं की गई थी कि 45 से 50 करोड़ श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में आए। ये दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम होता है, जहां पे लोग बिना बुलाए, बिना न्योता दिए, अपने आप देश से, विदेश से, देश के हर कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ ही सामाजिक परंपरा जो भारतीय है, उससे वो अभिभूत होते हैं। हजारों वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। किसी को जैसे कहा कि न्योता नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया से लोग महाकुंभ में स्नान करने और भारतीय संस्कार, सभ्यता को समझने के लिए आते हैं। एक और पहलू है इसका कि ये भारतीय लोकतंत्र को लगातार शक्ति देने वाली परंपरा है, ये कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ की। प्राचीन काल में जब यातायात के साधन नहीं थे, विमान नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, तो लोग रथों पर, बैलगाड़ियों में पैदल महाकुंभ के लिए निकलते थे और रास्तों में वो रुकते थे, जहां पड़ाव डालते थे, जिन गांवों के आसपास। वहां दक्षिण की संस्कृति का पश्चिम के साथ, इसी तरह हर दिशा की संस्कृति का हर दिशा के साथ एक समागम होता था, भाषाई स्तर पर, खान पान के स्तर पर, वेशभूषा के स्तर पर। और इससे होता ये था कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में एक भारतीयता का भाव बहुत प्रबल होता था। तो ये इसका एक बहुत बड़ा पहलू है। भारत में हर 12 वर्ष बाद कुंभ का आयोजन होता है। ये 4 स्थानों पर होता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। प्रयागराज में जो इस बार संयोग बना था, वो 144 साल बाद बना था, इसीलिए इसे महाकुंभ कहा गया। और कमल जी, जहां तक राम मंदिर पर अयोध्या में धर्म ध्वजा स्थापित करने का आपने उल्लेख किया, तो ये पूरे धार्मिक अनुष्ठान के साथ किया गया और इसका अर्थ ये हुआ कि अब राम मंदिर का निर्माण संपूर्ण हो गया है। ये हर भारतवासी के लिए बहुत गर्व की बात है। 500 साल के संघर्ष के बाद बना राम मंदिर, ये जो है विश्व में भारतीयता की पताका लहराने का बहुत जीवंत प्रतीक है। 7 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम, भारत के राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर एक वार्षिक आयोजन को भी शुरू किया। ये वास्तव में हम देखें तो हमारा स्वतंत्रता संघर्ष रहा है और जो हमारे प्रतीक रहे हैं, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, उस दिशा में इस तरह का आयोजन कैसे एक महत्व रखता है जब हम एक राष्ट्रगीत को सेलिब्रेट करते हैं और उसकी प्रासंगिकता को, उसके प्रतीक को हम आत्मसात करते हैं। इस तरह के आयोजन कैसे और हमारे अंदर हमारी राष्ट्रीय चेतना को और सांस्कृतिक भावना को और ज्यादा प्रगाढ़ करते हैं। बिल्कुल कमल जी, इस तरह के आयोजन बहुत आवश्यक हैं। नई पीढ़ी के मन में राष्ट्रभक्ति की भावना, राष्ट्रभक्ति की चेतना को जागृत करने और उसे और आगे ले जाने के लिए इस तरह के आयोजन किसी भी जीवंत लोकतंत्र को करने ही चाहिए। हम जानते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1975 को ये गीत लिखा था, जो बाद में उनके एक उपन्यास आनंद मठ में बहुत प्रसिद्ध हुआ। वो उपन्यास, वो स्वतंत्रता के पार्श्व में ही उसको रचा गया, उसका ताना बाना। 7 नवंबर 2025 को भारत के राष्ट्रगीत को 150 साल पूरे हुए हैं और 7 नवंबर 2026 तक, यानी पूरे वर्ष भर, देश भर में इसका उत्सव, इसका जश्न मनाया जा रहा है। ये गीत भारत की आजादी की लड़ाई का प्रेरणा गीत बन गया था और वंदे मातरम का नारा उस समय सबसे प्रखर नारा बन गया था। आप ये देखिए कि इस नारे की बदौलत ही 1905 में जो अंग्रेजों ने किया था, बंगाल भंग करने का जो निर्णय किया था, इस नारे की गूंज इतनी प्रबल हो गई कि 6 वर्ष बाद अंग्रेज सरकार को ये बंग भंग का फैसला वापस लेना पड़ा 1911 में, और आजादी हमें मिली 1947 में। तो करीब हम कह सकते हैं कि करीब 35 वर्ष पहले इसके भारत के लोगों ने वंदे मातरम की बदौलत, उसने जो उमंग, उत्साह भारतीयों में भरा था, उसकी बदौलत अंग्रेजों को पहली बार बड़ी लड़ाई में परास्त किया। सरकार इस बात पर भी फोकस कर रही है कि जो भारत की विरासत है, जो भारत का इतिहास है, उसको पुनर्जीवित किया जाए और उसके जो सकारात्मक पक्ष हैं उसको दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाए। एक उदाहरण यहां मैं देना चाहूंगा जो एक विशेष पहल के जरिए प्रस्तुत होता है, ज्ञान भारतम की पहल। भारत की बहुत सारी ऐसी पांडुलिपियां हैं जिनकी डिजिटलीकरण को सरकार ने इस पहल के तहत पूरा किया है। तो रवि पराशर जी, जब ऐसी पहल शुरू होती है जिसमें हम अपनी जो पांडुलिपियां हैं उनको डिजिटल करते हैं और उनको दोबारा से पुनर्जीवित करते हैं,
किस तरह से हम अपने इतिहास में दोबारा से इस तरह से झांक कर देखते हैं और अपने उस समृद्ध इतिहास को खंगालते हैं। और भी तमाम पहले हैं, चाहे वो कई पुरातन स्थलों का जीर्णोद्धार हो या विरासत स्थलों को पुनर्जीवित करना हो। तो जिस तरह से भारत की विरासत को, भारत के इतिहास को संरक्षित किया जा रहा है, उसे दोबारा से पुनर्जीवित किया जा रहा है, वो कैसे हमारे लिए आगे आने वाले समय में न सिर्फ हमारा एक मार्गदर्शन बनेगा बल्कि पूरी दुनिया में जो भारत की समृद्धि है, इतिहास है, उसको और बेहतर तरीके से प्रस्तुत करेगा। कमल जी, ये बहुत आवश्यक है कि सांस्कृतिक विकास के, सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर में जब डिजिटल सुविधाएं हमें उपलब्ध हैं, तो हम एक जगह पर पड़े भारतीय ज्ञान के तमाम संग्रह को पूरे विश्व के सामने ले आएं। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारतीय ज्ञान परंपरा पूरे विश्व और हर भारतवासी तक पहुंचाने का ये जो प्रयास है, ये बहुत अभिनव प्रयास है और डिजिटल इरा का, डिजिटल दौर का लाभ इस दिशा में हमें अवश्य उठाना चाहिए। एक जानकारी और दे दूं कि 14 से 16 नवंबर तक इसी दिशा में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में जो है, भारतीय लिपियों और सुलेख, जिसको कैलीग्राफी कहते हैं, उसके विकास पर केंद्रित अनूठा उत्सव मनाया गया। ये सारी चीजें अब पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। क्यों किसी संग्रहालय में, क्यों किसी किन्हीं ताम्र पत्रों पर या ताड़पत्रों पर या पुस्तकों में समाहित रहें, ये बिल्कुल सबके सामने आना चाहिए और पूरी दुनिया को, और मैं तो कहूंगा कि पूरी मानवता को भारतीय ज्ञान परंपरा का लाभ मिलना ही चाहिए। पूरी भारतीय परंपरा, क्योंकि अहिंसा परमो धर्मः कहती है, और आज जैसा हमने शुरू में कहा कि विश्व के बहुत बड़े हिस्से में बहुत ज्यादा संघर्ष हो रहे हैं, तो भारतीय संस्कृति का एक जो गुण है सर्व समावेशी होना, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम नकारात्मक चीजों को भी उदात्तता से ग्रहण करते हैं। जो सकारात्मक है उससे हमें परहेज नहीं है। भारतीय संस्कृति ही कहती है कि अहिंसा परमो धर्मः, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कमल जी कि कोई हमारा अहित करेगा, हम पर युद्ध थोपेगा तो हम उसे कड़ा उत्तर नहीं देंगे। ऐसे में हम पूरे उत्साह, पराक्रम और साहस से देश की, अपनी और अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे। बलिदान किसी भी तरह का देने में पीछे नहीं हटेंगे। यही कारण है कि भारत पर आक्रांताओं के तमाम हमलों के बावजूद आज भी भारतीयता पूरी तरह संरक्षित है, आगे भी रहेगी। तो रवि पराशर जी, चर्चा का अंत हम इसी प्रश्न के साथ करते हैं कि जैसे अभी हमने कई प्रयासों की चर्चा की, तो आगे आने वाले समय में भारत अपनी इस सॉफ्ट पावर, अपनी सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक समृद्धि से दुनिया को क्या दे सकता है, और हम अपनी संस्कृति का इस तरह से सही प्रस्तुतिकरण पूरी दुनिया के सामने अगर करते हैं तो किस तरह से ये हमारे लिए लाभप्रद है, और पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति के माध्यम से कैसे खुद को और मजबूत तरीके से स्थापित कर सकते हैं। भारत के ही प्रयासों से हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब पूरे विश्व में मनाया जाने लगा है। योग की तरफ पूरी दुनिया हमारी दिखाई दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी तरह आयुर्वेद पूरी दुनिया में अब इसका प्रचार प्रसार बहुत सकारात्मक रूप में होने लगा है। हमारे जितने संदेश हैं वे प्राचीन काल में भी उतने ही प्रासंगिक थे जितने आज के काल में। शांति का संदेश, पूरे विश्व को कुटुंब मानने का संदेश, सभी निरोगी हों, सभी विकास करें, ये संदेश, ये केवल और केवल भारत के ही संदेश हैं, भारत के ज्ञान परंपरा के ही संदेश हैं। और यही कारण है कि संघर्षरत पूरा विश्व, जहां जहां भी संघर्ष हो रहे हैं, भारत की तरफ बहुत आशा भरी नजरों से अब देखने लगा है। और जैसे जैसे समय बीतेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीयता और भारतीयता का सकारात्मक संदेश पूरे विश्व में गूंजेगा, और यही भारत की बहुत बड़ी देन पूरी दुनिया, पूरी मानवता को होगी। और इसका दारोमदार हमारी आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी पर है कि वो किस तरह से संस्कृति के प्रचार प्रसार और उसके संरक्षण में अपनी भूमिका निभाता है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि पराशर जी, आप चर्चा में शामिल हुए और आपने इस विषय पर बड़ी गंभीरता के साथ और सरल शब्दों में विस्तार से अपना विश्लेषण दिया और हमसे आप जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष 2025 के अंतर्गत आप सुन रहे थे विश्व में भारत के बढ़ते सांस्कृतिक प्रभाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। मंथन।